लोकशाही के लिए संघर्ष करने वाले श्रीदेव सुमन की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जन क्रांति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीदेव सुमन ने अपने समय की कठिन परिस्थितियों में लोकशाही के लिए संघर्ष किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। शहीद श्रीदेव सुमन की जीवन गाथा सदैव हमें मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि के मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। तो सीएम धामी ने शहीद श्रीदेव सुमन को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रीदेव सुमन ने कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया। उनका जीवन मातृभूमि की सेवा को प्रेरित करता रहेगा। तो उत्तराखंड को केंद्रीय आम बजट से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 5,131 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है और इसकी जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। इस रेलवे बजट से प्रदेश के अलग अलग परियोजनाओं को बल मिलेगा। साथ ही पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट को पंख लगेंगे। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस बार उत्तराखंड के लिए 5,131 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है और इस बजट से उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाएगा। आने वाले समय में देश के तमाम राज्यों के साथ उत्तराखंड में भी कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो धरातल पर दिखाई देगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा, मैं धन्यवाद करता हूं कि इस बजट में 5,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए किया गया है। निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए ये बहुत अच्छी बात है। मैं प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड में भी इस बार बहुत अच्छा एलोकेशन हुआ है। उत्तराखंड के लिए 2024-25 के बजट में 5,131 करोड़ रुपए का आवंटन है। 5,131 करोड़ का आवंटन है। इस बजट में 5,000 से अधिक करोड़ की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए, पुराने जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनके नवनिर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और नई रेल लाइनें भी आगे के लिए उसकी डीपीआर बनाने के भी जो प्रस्ताव उन्होंने वहाँ रखे हैं। निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद। उधर कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा पद यात्रा का आज दूसरा दिन है। हर की पौड़ी से केदारनाथ धाम तक कांग्रेस की ओर से शुरू की गई केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा पद यात्रा पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि एक तरफ बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति कर रही है और दूसरी तरफ केदारनाथ धाम की छवि खराब कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि केदारनाथ सतयुग की सनत परंपरा की पहचान है। इसका व्यवसायीकरण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के बाद शुरू हुए विवाद के बाद कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालने का ऐलान किया था। इसके लिए मैं बहुत बधाई देने के लिए आया हूँ और एक जोश है लोगों में, क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे धामों का मूल्यन किया है, निरंतर अवहेलना की है, शंकराचार्य और हमारी आध्यात्म की परंपराओं की अवहेलना की है, ये उसके खिलाफ हमारी पदयात्रा। ये सारा विवरण तो अध्यक्ष जी और मथुरा जी ये लोग बताएंगे, लेकिन मैं इस यात्रा में 2-3 स्थानों को जरूर समझूंगा और मेरी इस पुण्य में जो जन जागरण का पुण्य है उसमें हिस्सेदारी बटाना। यदि उन्होंने वास्तव में प्रायश्चित किया होता तो क्षमा मांगते, कहते भाई गलती हो गई मुझसे, क्षमा मांगते। तो क्षमा तो मांगी नहीं, अपना अहंकार और दिखा दिया। कहा हमारे पास सत्ता है, लो हम ये कानून बनाएंगे। कहाँ है वो कानून, पहले देखेंगे सब चीजों को। और इनका कोई भरोसा नहीं, इनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और। रावत जी इस यात्रा को भागीरथ भगवान को प्रणाम करके, गंगा मां को प्रणाम करके यहाँ से गंगा जली लेकर आप सबके संग इस पद यात्रा को केदारनाथ तक करेंगे। हम पूजन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। तो दिल्ली में बनने जा रहे केदारनाथ मंदिर के विरोध में कांग्रेस ने हरिद्वार से केदारनाथ प्रतिष्ठा रथ यात्रा की शुरुआत कर दी है। जय गंगे जय केदार के नारों के साथ शुरू हुई कांग्रेस की पदयात्रा हरिद्वार से रवाना हुई।
कांग्रेस की यह पदयात्रा गढ़वाल मंडल के तमाम गांव और शहर से होते हुए केदारनाथ मंदिर में खत्म होगी। वहीं कांग्रेस की इस पदयात्रा को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महज एक ढकोसला करार दिया। सीएम धामी ने कहा कि जो लोग सनातन का विरोध करते रहे हैं उन लोगों को केदारनाथ प्रतिष्ठा रथ यात्रा निकालने के बजाय प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सनातन को गाली देने का काम किया है। देखिए, जो लोग संसद के अंदर हो या अपनी कार्यशैली में अपने चुनावों के दौरान पूरे समय में सनातन का विरोध करते रहे हैं, और बाबा केदार तो सनातन के एक तरह से फाउंडर हैं, वहां पर वो प्रतीक हैं, तो जो लोग सनातन का विरोध करते रहे हैं उनकी यात्रा केवल एक ढकोसला है। उनको तो सबको जो है प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। जो सनातन को गाली देने का काम किया है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान का काम किया है, हिंदू धर्म को, सनातन को जो लोग कहते हैं कि मलेरिया है, वायरल है, डेंगू है, ऐसे लोग जब यात्रा की बात करते हैं तो बहुत ही आश्चर्य होता है। नहीं, देखिए, जितने भी, चूंकि हमारे जो भी धाम हैं, चारों धामों में इस बार जिस प्रकार से यात्रा के शुरुआती दिनों में अत्यधिक दबाव यात्रियों का रहा है, तीर्थयात्रियों का रहा है, उस दबाव के कारण से या उन दिनों को देखते हुए एक बात ध्यान में आई है और सब लोगों के सुझाव भी आए हैं, होटल संचालकों के, ढाबा वालों के, टैक्सी वालों के, तीर्थ पुरोहितों के, पंडा समाज के, पुरोहित समाज के लोगों का, कि आसपास के क्षेत्रों में अन्य स्थान भी हम विकसित करें। वहीं मंत्री धन सिंह रावत ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने बधाई भी दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री धन सिंह रावत की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, जहां प्रधानमंत्री से मुलाकात कर धन सिंह रावत ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पाए और बधाई दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मंत्री धन सिंह रावत ने कर बधाई दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंत्री धन सिंह रावत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात की तस्वीर। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई, बातचीत हुई। मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं और बधाई दी। तो उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते पहाड़ों में जहां रास्ते बंद हो रहे हैं, वहीं मैदानी क्षेत्रों में जल भराव के कारण लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों से अपील भी की है कि संवेदनशील इलाकों में न जाएं। इसके साथ ही नदी नालों के किनारे जाने से बचने की सलाह भी दी गई है। रिपोर्ट देखिए। सावधान रहें, मुसीबत बढ़ाएगी बारिश। उत्तराखंड में आज भी मौसम की मार। 8 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल। 3 जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने की सावधानी बरतने की अपील। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कभी कहीं तेज बारिश तो कहीं तेज बारिश मुसीबत बन चुकी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में लगातार भारी बारिश के चलते सभी नदियां नाले उफान पर हैं। बढ़ते जलस्तर से कई जगह पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उत्तराखंड के 8 जिलों में आज बारिश की संभावना है। इनमें से 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है और अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों से संवेदनशील इलाकों में न जाने की अपील की है। इसी के साथ ही नदी नालों के किनारे पर जाने से बचने की सलाह भी दी गई है। 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, इन जिलों में हल्की बारिश की संभावना। टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, चंपावत, उधम सिंह नगर,
भारी बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हालात खराब हैं। मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में न जाने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन जोन सक्रिय हो गए हैं। इसकी वजह से आए दिन पहाड़ दरक रहे हैं और पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ रहा है। पहाड़ों से भारी पत्थर गिरने के कारण लोगों की जान को भी खतरा बना है। इस बीच पिथौरागढ़ जिले के थल मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिसका वीडियो एक युवक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में अब कमी आई है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में तो रात्रि में चलने वाली यात्रा पर रोक लगा दी गई। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर इस समय काफी खतरनाक हालात बने हुए हैं। तो वहीं झमाझम बारिश होने से जहां पर उमस भरी गर्मी से कुछ राहत तो मिली, लेकिन देहरादून की सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं। अब बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसना शुरू हो चुका है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने की बात यह है कि आफत भरी बारिश कब तक लोगों को इस तरह से सताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो कांवड़ यात्रा के तीसरे दिन धर्मनगरी भगवा में हो गई है। भगवा में घूम रहे भोले और बम बम भोले से मानो धर्मनगरी शिवमय हो गई है। चारों तरफ भोले के जयकारे लग रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भोले के दीवाने गाई भोले भोले भोले। भगवा में हुई धर्मनगरी हरिद्वार। भोले की भक्ति का चढ़ा रंग। हरिद्वार में हर तरफ जयकारों की गूंज। भव्य कांवड़ संग झूमते गाते पहुंच रहे शिव भक्त। अब तक 12 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। बम बम भोले, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर जैसे नारों से हरिद्वार का हर शिवालय गूंज रहा है। धर्मनगरी में हर तरफ शिव भक्तों की भीड़ है। चारों तरफ भोले के जयकारे लग रहे हैं। पंचक के बावजूद काफी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हाईवे और कांवड़ पटरी मार्ग पर भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। जोशो खरोश के साथ शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर बढ़ रहे हैं। 3 दिनों के अंदर 12,40,000 कांवड़ यात्री गंगा जल भरकर रवाना हो चुके हैं। पंचक खत्म होने के बाद ये संख्या तेजी से बढ़ेगी। चावल का महीना है और भोले के भक्त हरिद्वार हर की पौड़ी गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। भोले के भक्त कांवड़ पट्टी जिस पैदल मार्ग जाते हैं कांवड़ पट्टी से, उसी कांवड़ पट्टी पर मौजूद हूँ। दिखाना चाहूंगा कि जो भोले के भक्त है, ये भक्त है वो आ रहे हैं। कोई गंगा जल लेकर अपने गंतव्य वापस लौट रहा है, कोई कांवड़ उठाकर अपने गंतव्य को वापस जा रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो अपनी आस्था को लेकर भोले के भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं और गंगा जल लेकर वहाँ से अपने गंतव्य को जाते हैं। और शिवरात्रि के दिन जो भोले के भक्त है वो शिवालयों पर अपना जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर सिर्फ भगवा ही नजर आ रहा है। भगवा में घूम रहे भोलों के बम बम भोले से धर्मनगरी शिवमय हो गई। हाईवे और कांवड़ पटरी मार्ग पर भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही। भोले कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने वाले? दिल्ली गुड़ाजी से है, बाबा भोले 60। कहाँ से गंगा जल लिया है? हरिद्वार से, ऋषिकेश से। तो पैदल मार्ग ही जाएंगे? पैदल जाएंगे। किस तरह की आस्था लेकर आते हैं? सर लेके पहली बार आए हैं। बाबा हमें खुशखबरी दे रहे हैं कि हम बहुत परेशान थे इसमें, लेकिन बाबा ने हमारा पूरा सारे मांग पूरी कर दिया। तो ये जो भोले बाबा को साथ लेकर जा रहे हैं, क्या यही कांवड़ है पर? नहीं, मेरे को तो में 25-30 कांवड़ हो गए जाते हैं। तो हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। कुछ युवा भी है, पहले जयकारा लगा दीजिए। किस तरह की आस्था लेकर पहुंचते हैं? तो भाई बाबा तो हर साल आस्था पूरी करते हैं। इतनी उम्मीद देख रहे हो तो इतनी सारी कावड़ देख रहे हो तो सबकी तो उम्मीद पूरी होती होगी जब आस्था लेके आते हैं बाबा के पास। हरिद्वार से दिल्ली जाते हैं, कहाँ जाते हैं?
बाबा की हर मनोकामना पूरी करते बाबा, हर बाबा हर साल आते बाबा तो। कांवड़ यात्रा के पहले दिन सावन के पहले सोमवार को 2,40,000 कांवड़ यात्री हरिद्वार पहुंचे, जबकि दूसरे दिन भी 4 लाख के करीब कांवड़ यात्री हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचे। पुलिस के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 3 दिन के अंदर 12,40,000 कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल भरकर रवाना हो चुके हैं। इस साल 5 करोड़ का कांवड़ियों के आने का अनुमान है। कांवड़ यात्रा 3 दिन में भक्तों की संख्या, पहला दिन 2,40,000, दूसरा दिन करीब 4 लाख, तीसरा दिन 12,40,000। 27 जुलाई से पंचांग खत्म होने के बाद कांवड़ यात्रियों की संख्या और बढ़ जाएगी। अनुमान है कि 27 जुलाई से 2 अगस्त तक कांवड़ियों की संख्या 5 करोड़ के करीब पहुंच सकती है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने रूट डाइवर्ट से लेकर सुरक्षा का प्लान तैयार कर लिया है। 2023 में 4 करोड़ के करीब कांवड़िए हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो सोमवार से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई। ऐसे में कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है, जिसके मुताबिक जिले में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को 27 जुलाई से 2 अगस्त तक 1 हफ्ते के लिए बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है। कांवड़ियों की सुविधा के लिए जिले भर में यातायात योजना को लागू किया गया है। जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 12वीं तक के सभी स्कूल समेत आंगनबाड़ी केंद्रों में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक छुट्टी घोषित की गई है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं आने वाले दिनों में इस भीड़ के और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को कांवड़ मेले के मद्देनजर बंद करने के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी और कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए रूट डायवर्जन भी लागू कर दिया गया है। यानी कांवड़ियों के लिए रास्ते में सुविधाओं की पूरी तैयारी यहां पर प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। ये परिलक्षित हो रहा है कि कांवड़ यात्रा में विगत वर्षों में जितने श्रद्धालु आते थे, उनसे अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। और इसी के दृष्टिगत 27 तारीख से लेकर 2 तारीख तक हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ऐसे स्कूल कॉलेजेस जहाँ वाहनों से परिगमन करते हैं, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने 27 तारीख से लेकर 2 तारीख छुट्टी घोषित की है। तो आज भी उत्तराखंड के कई ऐसे गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। वजह यहां का पलायन है। आज भी ग्रामीण अपने गांव में सुविधाओं के विस्तार के लिए आंदोलन ही कर रहे हैं। साल 2018 में स्वीकृत बोरगाड़ चौड़ कोटियाड़ा सड़क स्वीकृति के बाद से ही विवादों की वजह से कट नहीं पा रही है। दरअसल लगभग 4 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क को शुरू में बोरागाड़ चौक से 50 मीटर आगे सोवन राम बैंड से होना था, लेकिन भूगर्भीय सर्वे में यहां पर भूस्खलन संभावित क्षेत्र और सेंसिटिव बताते हुए यहां से सड़क का निर्माण प्रारंभ कराने की बजाय इसका सर्वे कोटड़ा घटपुल से किया गया। लेकिन कोटड़ा के अंबेडकर ग्राम के अनुसूचित जाति के लोगों ने पुरानी सर्वे से ही सड़क का निर्माण प्रारंभ करने की मांग की। अपनी इस मांग को लेकर ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पर PMGSY के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। वहीं उपजिलाधिकारी थराली अबरार अहमद ने 1 हफ्ते के अंदर सड़क निर्माण से जुड़ी पत्रावली उनके सम्मुख लाने के निर्देश PMGSY को दिए, ताकि ग्रामीणों और विभाग के बीच आपसी सहमति से सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा सके। साहब कुछ दिक्कत यही है साहब, जब हम 200 रुपया फ्री का ऊपर से देंगे तो अपना 50 हमारा काम बनता है। कोटड़ा कोटी पार्क से रूट चाहिए साहब हमको। आज हमारा कम से कम 7 साल हो चुका है यहाँ धरना प्रदर्शन हमारे ब्लॉक द्वारा भी चला। तो यहाँ चलते चलते आज कई समय से सब लोग को दबाव देते हैं। नहीं मालूम कर्मचारियों को नहीं मालूम घूस रिश्वत देते, भगवान जाने उनका भी दबाव चलता है। साहब हम क्या करना साहब, हमने भी यहाँ पर आया हूँ धरना प्रदर्शन पर। तो यहाँ पर हमारे रूट मिलना चाहिए, हमको ये राय मिलना चाहिए पक्का। कुंडली की रूट है तो चौड़ क्यों काट रहे हैं लोग? नहीं करना चाहिए, चौड़ भी हमारे रूट करने चाहिए। शोभन नाम बैंड से हमारे रूट करने चाहिए। हमारी समस्या ये है सर, 2017-18 में हमारी रोड कोटड़ा कोटी पार के लिए स्वीकृति हुई थी, जिसमें सर्वे भी हुई काफ़ी बार। जहाँ से हमारे गांव की जनता नहीं चाह रही है, वहाँ से ये सड़क काटने के लिए तैयार हैं। कुछ गांव के
गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, सामान्य वर्ग के। और जहां से हम रोड चाह रहे हैं श्री शोभा नाम बैंड से, वहां से हमारी सड़क 1.5 किलोमीटर में हमारे गांव को कवर करती है, और जो 2 किलोमीटर रोड बचती है तो वो हमारे कोटीपार तोड़ के लिए आगे को प्रस्तावित हो जाती है, जहां से हम लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को लाने में दिक्कत होती है। आजकल बरसात के टाइम पे तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि नाला हाँ जी, जहाँ से भी सड़क कट रही है वहाँ से ये दिक्कत है सर। वो पहले तो हमको सुयाल को जो खेता मोटर मार्ग है वहाँ से 3.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर वहाँ से 3.5 किलोमीटर और रोड कटेगी तो 7 किलोमीटर होता है। वहाँ से हमारे ऐसी बस्ती को कोई लाभ नहीं। आज कोठेड़ा के ग्रामीण यहाँ धरने के लिए आए थे। उनकी डिमांड थी कि जो रोड है वो रोड को जो अलाइनमेंट है वो पुराना अलाइनमेंट किया जाए, और तो इस संबंध में विभाग से वार्ता की गई। विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इसकी जो मूल पत्रावली है उसको जो 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, तत्पश्चात इसका शंका का समाधान किया जाएगा। हाँ, विभाग के द्वारा अभी इसमें कोई स्पष्ट नहीं किया गया कि दोबारा सर्वे कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी, और जब पत्रावली यहाँ प्रस्तुत की जाएगी तभी कुछ सामने आएगा कि क्या किया जा सकता। उधर श्रीनगर पुलिस ने एक बड़ी वारदात का खुलासा किया है। पत्नी की हत्या को आत्महत्या करार देने वाले आरोपी को पुलिस ने पौड़ी से गिरफ्तार किया है। बता दें कि पहले पति ने पत्नी को बेरहमी से मारा, फिर उसका गला घोंटकर शव को फंदे से टांग दिया। पूरे मामले को लेकर मृतका के बेटे ने गवाही दी, तब जाकर सच सामने आया। श्रीनगर में एक महिला का शव घर के सीलिंग फैन से लटकता हुआ बरामद किया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा आईपीसी की धारा 306 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें जांच करने के उपरांत व पोस्टमार्टम करने के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आए कि इस महिला का हत्या इसके पति के द्वारा ही की गई थी, और हत्या करने के उपरांत इस शव को सीलिंग फैन से लटका दिया गया था। इसमें धारा को परिवर्तित करते हुए आईपीसी की धारा 302 में इस को पंजीकृत किया गया, और अभियुक्त को श्रीनगर की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उधर चमोली में जन समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में चमो ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में 28 फरियादी अपने क्षेत्र से जुड़ी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिसमें से 11 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि तहसील दिवस में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए, शिकायतों की निष्पक्ष रूप से जांच करने के बाद निर्धारित समय पर उसका निस्तारण सुनिश्चित करें। आज तहसील दिवस हमारा हर सेकंड ट्यूसडे और फोर्थ ट्यूसडे होता है, तो उसी क्रम में आज यहाँ तहसील चमोली में हमने तहसील दिवस का आयोजन हुआ था, जिसमें भारी संख्या में लोग आसपास से लोग आए हैं। इसमें टोटल 28 शिकायतें पत्र हमारे पास आए थे, और लेकिन इसमें शिकायतें क्योंकि मल्टीपल की थी तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। कुछ शिकायतों का हमने मौके पर ही उसका रिजोल्यूशन करा दिया है विभाग के थ्रू कोऑर्डिनेट करा के। कुछ शिकायतें हैं जो लॉन्ग टर्म थी, जिसको अभी टाइम लगेगा, कुछ उसमें एस्टिमेट पास होने थे, तो वो भी हमने विभागों को निर्देशित कर दिया गया है। और जो नेक्स्ट तहसील दिवस होगा, नेक्स्ट जो फर्स्ट ट्यूसडे होगा आपका नेक्स्ट मंथ में, तो उसमें जो भी कंप्लाइंस होगी वो ये हमें प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद इसमें कंटिन्यू